Hello Commandos, I am Sankalp Saraswat from Aligarh UP. I scored 665 marks in NEET 2021 with All India rank of 2116 and General Category rank of 1254. This was my second attempt and I gave my first attempt in NEET 2020 with my class 12 in which I scored 408 marks only. And that time I scored 665 marks. So credit of my this little achievement goes to Almighty God, our respected Dr. Gitesh sir, Dr. Sanjay sir, Engineer Amar sir and our entire biomentor staff, my family and as well as my friend which supported me a lot during my entire journey. देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे टैकल करना और कैसे मैंने टैकल किया इन तीनों सब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी के अंदर लोग बहुत बोलते हैं कि बस एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर है, एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी से पेपर आना है, फालतू का क्यों पढ़ें ये वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आ तो रहा है लेकिन उस एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर को बच्चे टैकल इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते हैं। उसके बाद में तो बोलना बहुत आसान रहता है कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो अगर मैं केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ता तो मैं बायोलॉजी के अंदर 350 स्कोर नहीं कर पाता। गितेन सर ने जितनी भी चीज़ें हमको बताई हैं, जितनी भी चीज़ें वो पीछे डिस्प्ले करते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को आपको नोट करना है, कॉपी में ही नोट करना ऑब्वियसली, और अच्छे से उनका बार बार रिवीजन करना है एनसीईआरटी के साथ में। तब भी आप फुल रिवीजन करें ना, जितनी भी चीज़ें सर ने नोट कराई हैं उन सभी को पढ़ें, अच्छे से मेमोराइज करें कि लेक्चर के टाइम पर सर ने क्या बताया था, कौन सी कहानी हमको सुनाई थी, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ दी कंसेप्ट कहानी के थ्रू ही हमको क्लियर करा देते हैं। कौन सी कहानी हमको सुनाई थी, क्या क्या चीज़ों को हमको नोट करवाया था, वो सारी की सारी चीज़ों को आप एक बार सही से पढ़ें और सारी की सारी एनसीईआरटी को भी एक लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके पढ़ें। जिससे आपको क्या होगा, माइंड के अंदर जितनी भी चीज़ें उस टाइम पर हुई थी, जितनी भी चीज़ें उस टाइम पर वो सारी की सारी आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। और आप शुरुआत में इतना सिलेबस लेकर चलेंगे कि जितना सर बता रहे हैं, तो एंड में अगर आप कभी भी सपोज किए आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो दिमाग से अगर वो सिलेबस कट भी होगा ना, तो बिलीव में एनसीईआरटी वाला पार्ट आपके दिमाग से कट नहीं होने वाला है। क्योंकि सर हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं कि एनसीईआरटी तो उसके बाद में बस ऐसा लगता है कि तो शॉर्ट नोट्स हैं। एनसीईआरटी आप शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ लोगे। ऑब्वियसली मैंने बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए क्योंकि सर ने हमको इतनी सारी चीज़ें बताई थी, इतनी सारी चीज़ें हमको लिखाई थी। मैं कभी भी रिवीजन करता था वो सारी की सारी चीज़ों को पढ़ता था, फिर एनसीईआरटी पढ़ता था। और कभी मैंने सोचा ही नहीं कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट बनाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में एक चैप्टर को निपटा देता था। बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स ही लगते थे एनसीईआरटी, और कुछ लगता ही नहीं था। और एनसीईआरटी तो जैसे ही सर ने बताया ना, उसके बाद एनसीईआरटी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी कि एनसीईआरटी तो अपने आप ही कवर हो जाती है। इतनी प्यार से एनसीईआरटी हो जाती है कि पता भी नहीं पड़ता कि कब एनसीईआरटी सर ने पढ़ा भी दी हमको। तो मैं आपसे स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि जो सर आपको बोल रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आपको लिखना है, सारी की सारी चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है, फुल नोट को रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, ताकि तब एंड में तब आपका एग्जाम आएगा ना, एग्जाम से मुश्किल से 15-20 दिन पहले तक आपको वो फुल नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ने होगा, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी है ना, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। बिलीव मी, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि जैसे आप फिजिक्स के तब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं फार्मूला मैंने लिखे, वो मेरे को एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी तो कहीं से भी किसी भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आया था, तो एनसीईआरटी के अंदर तुम कहाँ से शॉर्ट नोट बनाओगे, बना ही नहीं सकते हो। तो एनसीईआरटी ही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। उन फुल नोट्स को और एनसीईआरटी को आप कंपेयर करोगे ना, तो एनसीईआरटी आपको वाकई में शॉर्ट नोट्स लगेंगे और एनसीईआरटी आपकी इतनी प्यार से क्लियर हो जाएगी कि आपको कहीं मतलब दोबारा से एनसीईआरटी के अंदर दिमाग को खर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, अपने आप ही आपको याद हो जाएगी एनसीईआरटी। तब सर के आपको लेक्चर देखेंगे, सर के आप तब लेक्चर देखेंगे। बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। इवन मैंने भी बायोलॉजी के अंदर कोई भी बुक नहीं लगाई थी, केवल और केवल डीपीपीज, टेस्ट एंड बूस्टर शीट्स ही मैंने लगाई थी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपकी मोर देन सफिशिएंट हैं। आप किसी भी बुक से इन चीज़ों को कंपेयर करोगे ना, तो वो बुक से 19 नहीं बैठेंगी, बुक से वो 21 ही बैठेंगी, ऊपर ही बैठेंगी। जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हर एक कंसेप्ट पर ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका वो जो कंसेप्ट है ना, एक तो सर ने बताया वो तो तभी क्लियर हो गया, और वो क्वेश्चंस जो है ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपके हर एक कॉन्सेप्ट को। तो आपको बायोलॉजी के अंदर कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। केवल और केवल आपको जो करना है वो डॉक्टर गितेश सर को अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से टेस्ट लगाने हैं, अच्छे से उनकी डीपीपीस करनी है, और सच में डीपीपीस के रिवीजन करने में कभी भी जो है ना आलस नहीं करना है। डीपीपीस का बार बार रिवीजन करना है, एट द एंड पेपर जो है ना उन्हीं से आना है। सीरियसली आप हर एक क्वेश्चन से अच्छे से फेमिलियर होंगे बायोलॉजी के, तो इवन कि ये क्वेश्चन भी मैंने किया, ये क्वेश्चन भी मैंने किया, हर एक क्वेश्चन आपको वहां पर ऐसा लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं।
तो आपको बायोलॉजी के अंदर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, जितना सर ने डीपीपीस के अंदर, टेस्ट के अंदर, बूस्टर शीट्स के अंदर दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। देखिए फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे पर्सनली सभी को डर लगता है, इवन मुझे भी लगता था इनिशियली, तो मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके तब मेरा अमर सर से इंटरेक्शन बढ़ा तो मेरा फिजिक्स के लिए जो डर था ना वो एकदम ख़त्म हो गया। फिजिक्स मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट लगने लगी कि वो बायोलॉजी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी फिजिक्स को देता था। कभी भी मैं नीट का पेपर तब मॉक टेस्ट को फॉलो करता था, और इवन मुझे बायोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट जो है ना मेरे को फिजिक्स लगने लगी थी। उसका पूरा का पूरा क्रेडिट केवल और केवल अमर सर को जाता है। अमर सर ने जिस तरीके से हमको सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे को इतने अच्छी तरीके से कोई और समझा सकता था जिस तरीके से अमर सर ने मुझे समझाया। वाकई में अमर सर ने एकदम फिजिक्स का डर पूरा मन से गायब कर दिया। जिस तरीके से वो चीज़ों को समझाते थे, जिस तरीके से वो डीपीपी के अंदर क्वेश्चन देते थे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा उनकी जो डीपीपी के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो काफ़ी लेक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी आपने लेक्चर देखा उसके बाद तब आप डीपीपी सॉल्व करते हो तो एकदम कनेक्टेड आपको दिखता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑर्गेन होता है। उसके अंदर तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम बैलेंस डीपीपी रहती है, इजी, मीडियम, हार्ड। कभी भी आपको ऐसी डीपीपीज नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल रैंडमली क्वेश्चन उठा के दे दिए, एकदम बैलेंस्ड डीपीपी मिलती है। कभी कभी आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आगे वाले लेक्चर के अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन वो आपको आपके जो माइंड है ना उससे पहले से प्रिप्लान करते हैं कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स जो है वो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी फिजिक्स बिल्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर देखिए आजकल तो थ्योरी भी आ रही है, तो उनकी डीपीपीस के अंदर, सर की डीपीपीस के अंदर थ्योरीज भी बिल्कुल कवर हो जाती थी, न्यूमेरिकल भी बिल्कुल कवर हो जाते थे। और फिजिक्स के अंदर आपको जो केवल काम करना वो केवल और केवल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फिजिक्स होगी। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 12th सेक्शन की जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है उसे जरूर पढ़ें। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेक्चर्स के अंदर कवर नहीं हो पाती, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई रहती हैं। और सारे के सारे जो कंसेप्ट होते हैं ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से नोट रहते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है हमारे माइंडसेट की, कि फिजिक्स तो बनेगी ही नहीं। जैसे तो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया रिलेटिव वेलोसिटी का काइनेमेटिक्स से, ये कैसे बन जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं हमसे। ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, जैसे ही तो आप उसे करने के लिए आओगे ना, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। बायोलॉजी से ज़्यादा प्यार आपको फिजिक्स से हो जाएगा। केवल और केवल जो आपको करना है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको जितने भी टेस्ट हैं, जितनी भी डीपीपीस हैं, जितनी भी बूस्टर शीट्स हैं, उन्हें बार बार आपको रिवाइज करना है। रिवीजन करने के अंदर कभी भी जो है ना आपको आलस नहीं करना है कि मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर लिए थे, दोबारा क्या करूँ इनका, ये वो। लेकिन आपको सभी को रिवीजन करना है, क्योंकि डीपीपीस के अंदर सभी कंसेप्ट्स के अंदर क्वेश्चन कवर रहते हैं आपके, और वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियरली फेमिलियर होंगे आप फिजिक्स को क्वेश्चन के साथ भी, सेम कंसेप्ट्स के अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के एग्जाम के अंदर भी। केवल आपको जो करना है, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन से दूर नहीं भागना है। जो भी क्वेश्चन आपके पास आया, बेशक वो हार्ड हो, उसे अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। कई बार ट्राई करना नहीं हो पाता है तो आप उसे ऑनलाइन देख लो उसका सॉल्यूशन, फिर उसे दोबारा ट्राई करो। दोबारा ट्राई करोगे आप फिजिक्स के उस क्वेश्चन को, तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा, और क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट है वो भी माइंड के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही कर करके तब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपके माइंड के अंदर आ जाएंगे, और आपको फिजिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बिलीव मी, जो अमर सर आपको बोल रहे हैं, आपको उन्हें अच्छे से सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज अ की फॉर सक्सेस। ओनली रिवीजन इज अ की फॉर सक्सेस। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने केवल और आपको रिवीजन करना है। और डीपीपीस को आपको कई बार रिवाइज करना है, इवन मतलब कोई भी चैप्टर आपका हुआ तो उसके 10-11 दिन के अंदर उस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करना, उसकी सारी की सारी डीपीपीस लगानी। इतने भी क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप फिजिक्स के अंदर कोई बुक लगा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूं तो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर एलएलएस आप लगा सकते हैं, जिसके पर्सनली मैंने 8 या 9 चैप्टर्स ही करे होंगे, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डीपीपीस के अंदर ही ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाते थे। और अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो फिजिक्स का एक अच्छा मेथड रहता है फिजिक्स के शॉर्ट नोट बनाने का, कि आपको कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर के आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उस सारे के सारे फॉर्मूलेज को आपने लिखा, और उस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है आपने वो भी लिखा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं उस चैप्टर के, वो भी आपने एक फॉर्मूले के आगे ब्रैकेट में लगा के लिख दिए, वो वाले सारे के सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट हैं, और उस फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बन गए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स बनाने आपको 6 या 7 पेजेस तक के मैक्सिमम बनाने हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आपके फॉर्मूलेज से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको लिखने हैं। और एक और चीज़ आपको जो ऐड करनी है वो ये है, जो आपसे क्वेश्चन डीपीपीस के अंदर गलत हुए हैं,
जो थ्योरी के गलत हुए हैं, न्यूमेरिकल के नहीं, जो थ्योरी के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको उन थ्योरी के क्वेश्चंस को पॉइंट्स बना के शॉर्ट नोट्स के पीछे लिख लेना है, ताकि तब उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं ना वो भी आपके कवर हो जाएंगे, जो वाकई में आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। देखिए केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने पर्सनली कोई बुक नहीं लगाई, ना आपको लगाने की ज़रूरत है। जो संजय सर ने आपको बताया है पहले आप उसे नोट करो, संजय सर के लेक्चर्स को सिंसियरली देखो, क्योंकि जो संजय सर बोर्ड पर लिखाएंगे वही पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा, वही आपको एमआर के अंदर सर्कल करना है, क्योंकि जो संजय सर के नोट्स हैं उन्हीं से 100% केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, ये आपसे मैं बैट कर सकता हूँ। जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपको लिखवाई हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आपको नोट करना है अच्छे से, उन सारी की सारी चीज़ों का आपको कई बार रिवीजन करना है, रैपिडली रिवीजन करते रहना है फिजिकल का ऑब्वियसली। और फिजिकल के अंदर कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी पढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी को बहुत हेल्प करती है, स्टेट्स ऑफ मैटर की एनसीईआरटी है, लोग उन्हें भी स्किप कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उन्हें पढ़ना। और फिजिकल के अंदर टीपीपीस के जो क्वेश्चन है मोर देन सफिशिएंट है, टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उन्हें कर सकते हैं, जो इंटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन रहते हैं और बैक एक्सरसाइज जो रहती हैं आप उन्हें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन वो भी रहते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली बैक एक्सरसाइज तो करी नहीं थी, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। फिजिकल के अंदर एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये पर्सनली एक ऐसी सब्जेक्ट है जैसे मुझे सख्त नफरत थी, मुझे नहीं सभी को सख्त नफरत रहती, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी किसी को याद ही नहीं होती। याद ऑब्वियसली रटने की सब्जेक्ट होती है, समझने की तो मुझे नहीं लगता 4-5 कंसेप्ट को छोड़ के अंदर उसके अंदर कुछ समझने का है। लाइक सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये तो समझने की चीज़ें हैं, इसका लोग रट्टा मारते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आपकी वजह से कोई सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी, ये सीधा सीधा लैटिस एनर्जी और हेड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट होता है। आप अच्छे से उनके छोटे से कंसेप्ट है, उन सभी के सभी कंसेप्ट को तुम एक बार नजर मार लोगे तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं ना आपके सारे बिल्ड हो जाएंगे। लाइक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी के सभी कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, इनके अंदर रटना नहीं होता है। रटना तो बस एनसीईआरटी के लाइंस को होता है, इन चीज़ों को, ट्रेंड्स को रटना नहीं होता। ट्रेंड्स सारे के सारे जो होते हैं कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको केवल और केवल कंसेप्ट को समझना है। सभी के सभी, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट पर होगा, कोई लैटिस के अंदर कंसेप्ट के अंदर होगा लैटिस एनर्जी, कोई हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से निकल कर आएगा, आराम से निकाला जा सकता है। बहुत सीधे सीधे कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट पर आपको फोकस देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली। और जो 11th की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ के, उसके अंदर मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ें। लाइक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, इनके अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज है ना आपकी, उन थ्योरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड रहते हैं। वैसे संजय सर तो नोट्स कराते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना फिर भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे माइंडसेट को समझने के लिए। कई सारी चीज़ें होती हैं जो नोट्स के अंदर भी कवर नहीं हो पाती, लेकिन उनको समझ में आनी चाहिए। तो आप एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ें, कई बार पढ़ें एनसीईआरटी को। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए अंदर मैं आपसे इसके अंदर केवल 11th की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ब्लॉक केमिस्ट्री को भी छोड़ के, उसके अंदर मैं बोलूँगा केवल जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लें, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के शॉर्ट नोट बना लें, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे इन चैप्टर्स के अंदर। और अब जो बात आती है वो रियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हम ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं, जिससे सख्त नफरत रहती है सभी को, क्योंकि इसके ट्रेंड्स हमको याद नहीं होते हैं। एक्चुअली ट्रेंड याद करने की चीज़ ही नहीं होती है, ऐसा मैंने बोला आपसे, सभी समझने की चीज़ें होती हैं। आप जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री है आप इसका टारगेट बना लें, जैसे तो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म होगी, आपको हर 15 दिन के अंदर एक बार ब्लॉक केमिस्ट्री को पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है। और जो संजय सर ने नोट कराया उससे भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम जो आपका संजय सर के नोट से आने वाला है। लेकिन कभी कभार प्रोबेबिलिटी होती है कि एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाए, तो वो कभी कभार कवर नहीं हो पाती है। इस वजह से आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को पढ़ना है। विद इन 15 डेज आपको टारगेट बनाना है, या फिर हर एक वीकेंड एक टारगेट बना लो कि मेरे को एनसीईआरटी की ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म करके ही सोना हर एक वीकेंड में। सैटरडे नाइट केवल बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी ओनली एंड नथिंग एल्स, क्योंकि बार बार रिवीजन करना ही इसकी की है बस। मैंने पर्सनली 20 to 25 टाइम्स मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड किया होगा, और एग्जाम से पहले तो मैंने 3 दिनों के अंदर 4-5 बार पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इतना डर लगता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बिलीव मी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल रिवीजन की बात रहती है। आप कितनी बार चीज़ों को रिवीजन कर रहे हो, और कुछ जो उनके कंसेप्ट हैं आप उन्हें पकड़ लोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और डीपीएस के अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर सभी कवर होता है आपका, आपकी थ्योरी उसके अंदर कवर होगी, आपकी जितनी भी चीज़ें ट्रेंड्स के क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएंगे आपके। और इसके अंदर आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। डीपीपी इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, और संजय सर के नोट इज मोर देन सफिशिएंट।
द एंड अब मैं आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर मैं ज़्यादा अंतर नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे उनको फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो मैं समझता हूँ फिजिक्स से ज़्यादा प्रैक्टिस की उनको रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, कितने सारे इफेक्ट्स हैं, सभी के सभी इफेक्ट्स के अंदर 20 क्वेश्चन बनेंगे जो कि नए नए तरीके के होंगे। सारे के सारी स्पेक्ट्रम को हमको कवर करना होता है। जो भी संजय सर आपसे लिखा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, वो आपको सभी नोट्स करने हैं, अच्छे से नोट करना है। जितनी भी रिएक्शंस आपको लिखा रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट आपको लिखा रहे हैं, सभी को नोट करना है। और आप कोशिश कर सकें तो अलग से एग्जाम्पल भी अपनी तरफ से उन नोट्स के अंदर डालें, क्योंकि संजय सर के जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं। एग्जाम उन्हीं के अंदर से आना है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सभी चीज़ों को लिखा, आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड किए कंसेप्ट, और अच्छे से आपने नोट्स को प्रिपेयर किया, क्योंकि वो रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, आपने उन्हें अलग पेन से लिख दो उन्हीं नोट्स के अंदर, ताकि वो अलग से हाईलाइट करे कि हाँ नेमिंग रिएक्शन है। तो अब रिपीट रिवीजन आप करने के लिए आए तो उन्हें अलग से देख लें सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस को। और मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप नेमिंग रिएक्शन को अलग कॉपी पर लिखें, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन को आप वहीं पर याद करें। तो आप रिवीजन करने आए ना, तो स्पेसिफिकली नेमिंग रिएक्शन का रिवीजन ना करें, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना। तो आपको क्या होगा, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है ना, वो वहीं के वहीं सारी की सारी क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इफेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ साथ में सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। तो वो नोट्स ऐसे बनवाएं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नोट्स हैं, उन्हीं सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। और एट द एंड जो आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके आपको अलग से नहीं लिखना है, नोट्स के अंदर ही आपको रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको वो बुक रिकमेंड जरूर करूंगा, MS चौहान। मैंने भी वही लगाई थी पर्सनली। वो क्या करती है, जितने भी आपका स्पेक्ट्रम है ना, उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक कंसेप्ट के कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन उस बुक के अंदर हैं, जो आपको पूरी की पूरी रेंज कवर करने के अंदर मदद करेंगे। पर्सनली मैंने लगाई थी, आपको भी स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप भी उस बुक को लगाएं। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो बुक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में। मैं बात करूंगा बायोमेंटर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उधर डिस्कशन प्लेटफॉर्म, जिसने मेरी बहुत मदद करी पर्सनली। कभी भी मैं टायर्ड होता था तो डिस्कशन प्लेटफॉर्म ही चलाता था, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी उधर में देखने को मिलते थे। कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करते थे। बहुत अच्छे अच्छे मेरे को वहाँ पर फ्रेंड्स मिले, मोहम्मद जैद, उन्होंने सीमा शिवकन, जो हम तीनों आपस में बाद में कांटेक्ट में भी आए। और कई सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, टेस्ट को डिस्कस करते थे टेस्ट के बाद में, क्योंकि टेस्ट के जो आपको क्वेश्चंस हैं ना, आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, मान के चलिएगा। हम तीनों आपस में डिस्कस करते थे टेस्ट के बारे में। और जैसे से तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों ने आपस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हमने, ढेर सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हमने, और फिजिक्स के भी क्वेश्चन किए थे। और आपस में एक दूसरे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड किए। जितने भी कंसेप्ट होते थे वो नए नए कंसेप्ट वो ढूंढ के लाता था, नए नए कंसेप्ट में ढूंढ के लाता था। हम तीनों आपस में मिलकर एक दूसरे के कंसेप्ट करते थे, और वाकई में बहुत ज़्यादा मदद करी उन दोनों फ्रेंड्स ने मेरी। तो पर्सनली उन दोनों ने बहुत हेल्प किया 665 अचीव करने के अंदर। तो मैं उन्हें भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपको एक कोट सुनाऊंगा जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करता है पर्सनली। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयति विचक्षणः। पास्ट इज नॉट मॉर्निंग, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर, द विल एडवाइज टू लिव द प्रेजेंट टाइम। And all the best for your journey for NEET 2022. May you score 720 out of 720.